चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये फंडामेंटल राइट किसके लिए अवेलेबल है और किसके अगेंस्ट में अवेलेबल है। आर यू देयर? कहाँ गायब हो गई यार? ठीक है। तो फंडामेंटल राइट किसको अवेलेबल है और किसके अगेंस्ट में अवेलेबल है, ये मैम दोनों ये चीज। लास्ट क्लास में तो ये जूम हो पा रहा था, मतलब मेरे इधर के साइड से, पर अभी जूम नहीं हो पा रहा है ये। तो मुझे दिख हो गया क्या कह रहे हो आप? हो गया मैम। ये क्या एक्चुअली मेरे साइड से भी जूम हो जाता है, तो बहुत छोटा दिखता है ना स्क्रीन पे, तो वो देख रही थी मैं। अभी सही है? यस मैम। ठीक है। तो हम दो चीजों को देख रहे हैं, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ओके। तो दो चीजों को हम देखेंगे। एक तो ये कि फंडामेंटल राइट किसके अगेंस्ट में अवेलेबल है और किसके अगेंस्ट में अवेलेबल, मतलब किसको अवेलेबल है, किसके अगेंस्ट में अवेलेबल है, राइट। तो फंडामेंटल राइट अगर अपन बोले, तो आपने मुझे उस दिन बोला था कि मैम दीज आर अवेलेबल टू सिटीजन्स, है ना। बात ये उठती है, क्या ये नॉन सिटीजन्स को अवेलेबल है? मैम एक तो ये है। बात होती है नॉन सिटीजन्स को भी है। तो नॉन सिटीजन्स को हम पीपल कह सकते हैं, है ना। एनी पीपल। जैसे अगर हम आर्टिकल 14 में देखें तो आपको मिलेगा एनी पीपल, पर्सन, पर्सन, पीपल, पर्सन, है ना। और आर्टिकल 21 में देखें तो आपको मिलेगा पर्सन। लेकिन किन्हीं में आपको सिटीजन मिलेगा, जैसे आर्टिकल 15 है, वो सिटीजन्स को ही मिलेगा। तो यानी कि पर्सन की अगर अपन बात करें, सिटीजन तो हो गया एक, नैरो हो गया, स्पीसी हो गया, और जीनस क्या हो गया, पर्सन हो गया, है ना। तो सिटीजन्स, कुछ फंडामेंटल राइट सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, और कुछ जो है पर्सन को, यानी कि यहाँ पे आपके सिटीजन भी आ गए और आपके नॉन सिटीजन भी आ गए। लेकिन यहाँ पर एक एस्पेक्ट और आता है। ये जो पर्सन है, क्या ये पर्सन, एक तो आपका ह्यूमन हो गया, नेचुरल पर्सन हो गया, जैसे कि आप और मैं हो गए। एक होता है ज्यूरिस्टिक पर्सन। कौन होता है ये ज्यूरिस्टिक पर्सन? ज्यूरिस्टिक पर्सन कौन होता है? आर्टिफिशियल पर्सन, जिसको हम क्रिएट करते हैं। अरे नहीं पता? कंपनी, कंपनी, बॉडी ऑफ एसोसिएशन, ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये ऐसे ज्यूरिस्टिक पर्सन है जो हमने क्रिएट करे हैं, जिनको हमने क्रिएट किए, है ना। तो बात ये उठती है, क्या कंपनी सिटीजन है? क्या कंपनी सिटीजन कहलाएगी या नॉन सिटीजन भी कहलाएगी? तो क्या कंपनी इस पर्सन की एम्बिट में आएगी या नहीं आएगी? ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो हमारा अभी क्या है पॉइंट? हमारा पॉइंट ये है, मैं ये सब रब कर दूं? हाँ। तो मेरा पॉइंट ये है कि इज आर्टिफिशियल पर्सन, this is what we are going to discuss, person have fundamental right or not। तो अब इससे आप केस लॉज लिखते हुए चलना, मैं आपको उसकी कहानी थोड़ी बहुत बताती हुई चलूंगी, जिससे कि अगर वो एमसीक्यूज में आपसे पूछे जाएंगे तो आपको पूरा आइडिया रहेगा। तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग में जो सबसे पहला केस आया था, दैट वाज स्टेट ट्रेडिंग कंपनी,
स्टेट ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। ठीक है। और इसी का जो दूसरा केस आया था वो आया था हमदर्द दवा खाना, हमदर्द दवा खाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिस वाज 1965 केस। ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ ना, इस केस में ये, ठीक है, हाँ, तो इस केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो आपका ये कंपनी है, बॉडी ऑफ एसोसिएशन है या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, ये आपके सिटीजन में नहीं आएंगे, नॉट एज सिटीजन। इन्होंने बोला कि देखो दो चीजें होती है, एक तो हमारी होती है नेशनैलिटी, है ना, और एक हमारी होती है सिटीजनशिप। आप इन दोनों में मुझे डिफरेंस बता सकते हो कि नेशनैलिटी और सिटीजनशिप में क्या डिफरेंस है? नहीं, नेशनैलिटी देखो एक इंटरनेशनल लेवल पर होता है। जब अगर हम किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? वी कॉल आवरसेल्फ कि हम इंडियन हैं, है ना, हम इंडियन है। जब इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात होती है, जब इंटरनेशनल बॉर्डर रिलेशनशिप की बात होती है तो हम नेशनैलिटी की बात करते हैं। लेकिन जो सिटीजनशिप होती है वो आपकी म्यूनिसिपल होगी, यानी कि विद इन इंडिया की बात होगी। अगर इंडिया में आपको कहीं पर जाके कुछ सर्विस लेनी है, ठीक है, अगर आपको वोट भी देना है, तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि क्या आप इंडियन सिटीजन हो? तब वहां पर आपसे सिटीजनशिप पूछी जाती है। सिटीजन कहाँ के हो आप? इंडिया के हो। तो जो सिटीजनशिप है इट इज ऑफ म्यूनिसिपल, यानी कि विद इन कंट्री की बात जब हम करते हैं तो हम सिटीजनशिप की बात करते हैं। लेकिन जब हम इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात करते हैं तो नेशनैलिटी की बात करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंस बताया है इन दोनों। और कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा है, कंपनी जो है ना वो नेशनैलिटी पे देखी जा सकती है, मतलब कि उसकी नेशनैलिटी तो हो सकती है कि एक इंडियन कंपनी है, ठीक है, लेकिन सिटीजनशिप नहीं देखी जाती है। तो कंपनी जो है और बॉडी ऑफ एसोसिएशन या फिर इंडिविजुअल जो हो गया, ये सिटीजन नहीं होते, दे आर नॉट सिटीजन। लाइकवाइज फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू एनी ज्यूरिस्टिक पर्सन। ठीक है, लिखो कॉपी में फटाफट ये दोनों केस लिखो, उसमें नेशनैलिटी सिटीजनशिप लिखो और कोर्ट में आगे लिख दो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू कंपनी बिकॉज कंपनी कैन बी नेशनल, कंपनी कैन हैव अ नेशनैलिटी बट नॉट अ सिटीजनशिप। इतना सा लिखो। यस मैम। ठीक है, फिर देखो आगे क्या हुआ। फिर एक केस आया, नेक्स्ट थर्ड केस इसके रिस्पेक्ट में लिखो, टाटा इंजीनियरिंग, टाटा इंजीनियरिंग वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1965। टाटा इंजीनियरिंग वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि
कंपनी का ही मैटर था, कंपनी के फंडामेंटल, कहीं ना कहीं एक मैटर, सब्जेक्ट मैटर। लेकिन केस किसने फाइल किया? केस फाइल किया था शेयर होल्डर्स ने। और शेयर होल्डर्स कह रहे थे कि भाई ऐसा है, हमारे तो फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स ने बोला हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या करो आप, प्रोटेक्ट करो। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम शेयर होल्डर्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब ग्रांट करते हैं, तो अल्टीमेटली क्या अमाउंट होगा? अल्टीमेटली हम कंपनी के, अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, एक कंपनी को फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ठीक है, और जो काम हम, आपने सुनी है वो लाइन, विच कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली, है ना? तो कोर्ट ने यही कहा, कोर्ट ने कहा जो काम हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट डू दैट, कैन नॉट डू दैट इनडायरेक्टली। तो यहां पर भी कोर्ट ने बोला कि भाई चाहे शेयर होल्डर्स आ जाएं, मतलब अगर शेयर होल्डर्स इंडिविजुअल पर्सन, जैसे मैं अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाऊं फंडामेंटल राइट के लिए, तो दैट आई कैन डू। लेकिन अगर मैं किसी कंपनी के शेयर होल्डर के टाइटल से केस फाइल कर रही हूँ और कह रही हूँ कि मेरा फंडामेंटल राइट है और आप उसको, इन्फ्रिंज हुआ है वो, तो और कहीं ना कहीं उसको ग्रांट करने से, उसको प्रोटेक्ट करने से कंपनी को बेनिफिट जाता है इन अ फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट, तो कोर्ट ने कहा हम वो भी नहीं ग्रांट करेंगे, वो नहीं पॉसिबल है। तो यहां पर भी अल्टीमेटली कोर्ट ने यही कहा कि चाहे शेयर होल्डर्स हो या कंपनी हो, मतलब शेयर होल्डर्स के लिए मना नहीं किया, बट कोर्ट ने कहा कि अगर शेयर होल्डर्स को फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज करते हुए बेनिफिट अगर कंपनी को जा रहा है, तो भी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है, सो दिस वाज थर्ड लीडिंग केस इन दिस रिगार्ड। एंड द लास्ट वन इज ये आपका बेनेट कॉलमैन, बेनेट सिंगल ईयर, BENETTE, बेनेट कॉलमैन, COLE, बेनेट कॉलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1973। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ बेनेट कॉलमैन में, दिस इज द लीडिंग केस। ठीक है, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है, हमदर्द दवा खाना और बेनेट कॉलमैन, दीज आर, दीज टू आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑल दीज फोर। तो बेनेट कॉलमैन में क्या हुआ ना कि ये एक कंपनी थी, टाइम्स ऑफ इंडिया की ही कंपनी थी, सब्सिडरी कंपनी थी, और इनका काम वही था, न्यूज़पेपर प्रिंटिंग का काम था। ठीक है, ये न्यूज़पेपर प्रिंट करते थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर आपको याद हो, अगर आपने इमरजेंसी वाली मूवी भी देखी हो, तो जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स वालों को नोटिफिकेशन जारी किया था कि आप इस तरीके की ये वाली सब्जेक्ट मैटर पर आप न्यूज नहीं छापेंगे। ठीक है, तो वहां पे ये कंपनी गई कोर्ट में और इन्होंने कहा कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो वायोलेट हो रहा है, क्योंकि हमारा अधिकार है अपनी बात को रखने का और कहने का। लेकिन फिर ये कंपनी क्या है, दिस इज अ कंपनी, यहाँ पे कंपनी भी गई और यहाँ पे इनके शेयर होल्डर्स भी गए और इन्होंने चैलेंज किया 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, अब यहां पर देखो कोर्ट ने कहा कि ऐसा है कि यहां पे चेंज हुआ व्यू। कोर्ट ने कहा कि अगर हम ये कहते हैं कि कंपनी के पास फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन कंपनी को रन कर रहा है, हु इज रनिंग द कंपनी? कंपनी इज रनिंग, रन बाय द शेयर होल्डर्स, बाय द रीडर। भाई न्यूज़पेपर अगर छाप रहे हैं ये, तो न्यूज़पेपर पढ़ भी तो रहे हैं लोग। अगर हम ये कहते हैं कि ये कुछ कहने से, अगर इनको कहने का अधिकार इनका अगर
रोक दिया जाए तो पढ़ने वाले लोगों का भी तो अधिकार रुक रहा है, हो रहा है ना। न्यूज़पेपर में अगर न्यूज प्रिंट नहीं होगी तो पढ़ने वालों को इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? एंड वी ऑल हैव राइट टू इंफॉर्मेशन ऑल्सो, वी ऑल हैव राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑल्सो, राइट। तो कोर्ट ने कहा कि भाई यहाँ पर इट इज नॉट ओनली अबाउट द कंपनी, it is also about the shareholders, it is also about the readers, it is also about the person who are writing, giving the news in the newspaper. They have a right to give the information to the general public. This is for that, this is for what they are. तो यहां पर कोर्ट ने कहा कि यस, कंपनी, मतलब नॉट ओनली कंपनी बट कोर्ट ने ये बोला कंपनी, शेयर होल्डर, रीडर, सबका राइट यहाँ पर इन्वॉल्व है, इसलिए यहाँ पर कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रिकॉग्नाइज किया और फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया गया। और कोर्ट ने कहा कि भाई आप न्यूज़पेपर वालों को ये नहीं बोल सकते हो कि आप ये न्यूज छापोगे और ये न्यूज नहीं छापोगे। दे आर देयर टू प्रिंट एंड पब्लिश द न्यूज फॉर द जनरल पब्लिक, और दोनों के पास फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो बेनेट कॉलमैन इज, आप इस पे स्टार मार्क कर लो, यहाँ पे 19(1)(a) एंड आर्टिकल 14 को कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया। ये जब रिकॉर्डिंग पर आप देख रहे हो अनुकृति, आपने देखा क्या इस तरीके से? तो किस तरीके से लेआउट आता है वीडियो का? मैम अभी तक तो देखा नहीं। क्योंकि मुझे डर है कि ये सही तो चलती है कि नहीं चलती है। मैं मैं ले चेक तो, कर लेती हूँ तो एक सेकेंड। करो एक बार मैं भी कर लेती हूँ, मैं इसको एक बार पॉज करके ना। एनीवेज चलो, तो यहाँ तक चीजें समझ में आई सारी? यस मैम। चलो, तो दिस इज हाउ वी कैन से कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसको अवेलेबल है। कुछ फंडामेंटल राइट सिटीजन को अवेलेबल है और कुछ फंडामेंटल राइट पर्सन को अवेलेबल है। पर्सन में अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी को पर से फंडामेंटल राइट जो है वो अवेलेबल नहीं है। अगर कंपनी के साथ और लोगों के फंडामेंटल राइट्स जुड़े हुए हैं तो फिर वो अवेलेबल हो सकते हैं, क्योंकि इसके आगे इस बात पे कोई चर्चा हुई नहीं है। दिस इज द ओनली केस जिस पर डिबेट जो है वो ये एंड हो गई। ठीक है, तो उसमें कोलमैन आपका जो है वो सबसे लीडिंग केस। अब आते हैं कि फंडामेंटल राइट किसके अगेंस्ट में अवेलेबल है, किसके अगेंस्ट में अवेलेबल है? एनी आइडिया? स्टेट के अगेंस्ट में। स्टेट के अगेंस्ट। अब ये स्टेट कौन है? हु इज स्टेट? ये हमें दिया हुआ है आर्टिकल 12 में। ठीक है, तो आर्टिकल 12 समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से बहुत लंबी ट्रेल बनती है, ये मैं टॉपिक इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जजमेंट्स हैं जो हो सकता है वो आपसे पूछ लें, क्योंकि जजमेंट्स पे कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए मैं ये चीज डिस्कस कर रही हूँ, पता भी होना चाहिए। तो स्टेट की अगर हम डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे दो तीन चीजें तो क्लियर है। वो कहता है पार्लियामेंट, और क्या कह रहा है? पार्लियामेंट के साथ क्या कह रहा है देखो, आर्टिकल 12 ओपन करो। स्टेट गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर। स्टेट गवर्नमेंट, लेगिस्लेचर, लेगिस्लेचर दोनों के ही आ गए, मतलब पार्लियामेंट वही हो गया। फिर और क्या कह रहा है? अदर और अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटीज। लोकल अदर अथॉरिटीज। अथॉरिटी और लोकल अथॉरिटी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो क्लियर है। ठीक है, आपके पार्लियामेंट में आ गया, सब आ गया, पार्लियामेंट में लेगिस्लेचर आ गया। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का भी आपका
लेगिस्लेचर आ गया। लेकिन खाली लेगिस्लेचर से काम नहीं बनता। ये तो कौन होते हैं? ये तो वो होते हैं जो लॉ बनाते हैं, लॉ मेकर्स हैं ये, है ना। ये हमारे लिए कानून बनाते हैं, लेकिन इस कानून को अप्लाई भी तो करते हैं। एग्जीक्यूशन कौन करता है लॉ का? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव भी आपके किस में आ गए? स्टेट में ही आ गए। ठीक है, तो लेगिस्लेचर आ गया, आपका एग्जीक्यूटिव आ गया, जुडिशरी ये हम लोग अभी देखेंगे, डिस्कस लेटर। फाइन। फिलहाल अगर हम इस डेफिनेशन आर्टिकल 12 में जाएं, तो पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव आपके क्या आ गए? वो टर्म स्टेट में आ गए। प्रॉब्लम आती है यहां पर, हु इज अदर अथॉरिटी? स्टेट कौन है? जैसे मान लो कि अगर आज हमारी सरकार ने कोई ऐसा, अभी जैसे वो आया था ना आपका, ये नया कानून आया था यूजीसी का लेकर, यूजीसी को लेकर एक कानून आया था जिसमें बड़ा बवाल मचा था कि मतलब जनरल कास्ट के लिए आपने इतना वो कर दिया कि अब तो लोग बात करने में भी डरेंगे, यही डिबेट आई थी ना। तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कुछ ऐसा किया था जो हमारे फंडामेंटल राइट को कहीं ना कहीं क्या कर रहा था? वायोलेट कर रहा था। इट वॉज अ वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 14। उन्होंने कानून ऐसा बनाया जिससे हमारा आर्टिकल 14 वायलेट हो रहा है। उन्होंने जो सब क्लासिफिकेशन किया सोसाइटी में, वो सब क्लासिफिकेशन जो था वो जस्टिफाइड नहीं था। ठीक है, इसलिए कोर्ट ने उसको, सुप्रीम कोर्ट ने उसको वहीं के वहीं रोक दिया। तो ये स्टेट है, दिस इज अ स्टेट। मैं अगर आपके साथ कुछ कह दूं तो आप ये नहीं कह सकते मैम आपने मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट किया है। मैं आपसे नहीं कह सकती हूँ कि अनुकृति आपने मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट किया है, क्योंकि यू एंड मी आर नॉट स्टेट। तो फंडामेंटल राइट सिर्फ और सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट में अवेलेबल है। स्टेट कौन है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव हमें समझ में आ गया है। प्रॉब्लम आती है अदर अथॉरिटीज में, और अदर अथॉरिटीज में ही नंबर ऑफ जजमेंट्स है, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स हैं, जिसको हमें डिस्कस करना होगा। यहां तक पॉइंट्स क्लियर है? ठीक है, अब सबसे पहले केस कौन सा आया इसमें? मैं ये हटा दूं सारा स्क्रीन पे जो है। अब सबसे पहले कौन आया? सबसे फर्स्ट केस था हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। दिस वाज अ केस ऑफ 1954। ठीक है, अब यहां पर बात ये थी, ये यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास जो है, क्या ये स्टेट है? क्या ये अदर अथॉरिटीज में आएगा? फाइन। तो दिस वाज द इशू बिटवीन दिस। कोर्ट ने कहा, अब यहाँ पे कोर्ट ने वो वाली जो डॉक्ट्राइन है ना, डॉक्ट्राइन एजुस्टेम जनरस, एजुस, क्या स्पेलिंग है इसकी? एजुसडेम, AGU, एजुसडेम जनरस, ये डॉक्ट्राइन अप्लाई करी। इस डॉक्ट्राइन में क्या होता है कि वो कहते हैं कि एक जीनस होता है, ठीक है, अगर आप जिसको भी एग्जामिन कर रहे हो अगर वो इसी का स्पीसी है, तो फिर वो इसी जीनस के अंदर आ जाए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा है कि ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास है ना, ये स्पीसी नहीं है पार्लियामेंट की, ना ही स्टेट गवर्नमेंट की। तो फिर ये क्या है? ये स्टेट नहीं है, दिस इज नॉट अ स्टेट। ठीक है, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास इज नॉट द स्पीसी ऑफ जीनस दैट इज पार्लियामेंट, चाहे यूनियन हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो। तो लाइकवाइज दिस इज नॉट अ स्टेट। तो यहां पर यही जजमेंट आया कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास इज नॉट अ स्टेट। फिर इसका जो सेकंड केस है, इस केस पर आप क्या करोगे? स्टार मार्क करना, RSEB। इसका फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मनोहर लाल, मनोहर लाल। दिस वाज अ केस ऑफ 1950,
1967। इस पे स्टार मार्क कर रहे हैं क्योंकि काफी लंबे टाइम तक इस केस को फॉलो किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर कोर्ट ने सबसे पहले तो उसने जो हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वाला केस है उसको ओवर रूल किया। ठीक है, पहला चीज तो क्या किया, ओवर रूल यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास केस। उन्होंने कहा कि ये जो डॉक्ट्राइन लगाई गई है, डॉक्ट्राइन ऑफ एजुस्टन जेनरस, ये आउटराइटली गलत है। इन्होंने कहा कि कुछ जीनस है ही नहीं, देयर इज नो जीनस, तो आप स्पीसी कहाँ से ढूंढ रहे हो। उन्होंने कहा कि भाई स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट लेगिस्लेचर जो है, आप लेगिस्लेचर ले रहे हो, एग्जीक्यूटिव ले रहे हो, ये कोई जीनस थोड़ी ना है, ये इनके तो अपने अलग अलग सेगमेंट्स हैं। मतलब दे आर नॉट इन अ वन ग्रुप, दे हैव अ डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स। तो जब चीजें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में है तो फिर आप उनको एज ए जीनस कैसे ले रहे हो। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ जीनस, और जब जीनस ही नहीं है तो फिर स्पीसी कहाँ से आप ढूंढ रहे हो। तो उन्होंने कहा कि भाई उसको तो ओवररूल कहा, और कहा ये डॉक्ट्राइन जो है एजुस्टम जेनरस को लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे कोई जीनस है ही नहीं। लिखते हुए चल रहे हो ना ये सारी चीजें। हाँ, तो इन्होंने पहले सबसे पहले बोला कि देयर इज नो जीनस, तो लाइकवाइज वो डॉक्ट्राइन गलत लिखी। फिर इन्होंने एक टेस्ट दिया। इन्होंने कहा कि भाई देखो, अगर हम किसी भी अथॉरिटी को ये कहते हैं कि ये अदर अथॉरिटी है, और ये स्टेट में आती है या नहीं आती, तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा हाउ हाउ दैट एंटिटी इज क्रिएटेड, कैसे क्रिएट हुई है। अगर ये किसी स्टैट्यूट से क्रिएट हुई है, इफ क्रिएटेड आउट ऑफ एनी स्टैट्यूट, तो फिर मतलब एक ये पैरामीटर आपका क्लियर होगा। स्टैट्यूट से कैसे क्रिएट होती है, अब जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, जैसे रेंट कंट्रोल एक्ट है ना। रेंट कंट्रोल एक्ट में क्या होता है, रेंट ट्रिब्यूनल बना हुआ है, उसी में बना है ना, रेंट ट्रिब्यूनल बना है। और और भी तो है उसमें कमिटी वगैरह, कमिटी तो नहीं है रेंट कंट्रोल एक्ट में, ट्रिब्यूनल तो मुझे तो भले ही याद आ रहा है। तो वो रेंट ट्रिब्यूनल कहाँ से बना है, दैट इज क्रिएटेड आउट ऑफ स्टैट्यूट। यहाँ पे दो तरीके से होती है, एक बार पहले बोर्ड पर देखो। तो यहाँ पर कुछ एंटिटीज ऐसी होती हैं जो स्टैट्यूट से ही क्रिएट होती हैं। जैसे कि अगर हम लोग जेजे एक्ट की बात करें तो वहां पे बोर्ड बना है ना, दैट बोर्ड इज क्रिएटेड अंडर स्टैट्यूट। और कुछ एंटिटीज ऐसी होती हैं जो एक अम्ब्रेला स्टैट्यूट होता है, उसमें जाके हम रजिस्टर करा लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर आज मैंने कोई कंपनी खोली, लेट सपोज मैंने आज ABC कंपनी बनानी है मुझे, तो मैं क्या करूंगी, मैं कंपनी रजिस्ट्रार पे जाके क्या करूंगी, अपने आप को रजिस्टर कर लूंगी। तो कंपनी का जो रजिस्ट्रार है ना, दिस इज द अम्ब्रेला स्टैट्यूट, जिसमें सब जाते हैं और अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, राइट। तो ये वाली की बात नहीं कर रहे, जो एक अम्ब्रेला स्टैट्यूट पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर करा रहे हो, तो दैट विल नॉट टेकन एज created out of a statute, but the entities which are itself created under the statute, जैसे कि हमने अभी बोर्ड देखा जेजे एक्ट में, रेंट ट्रिब्यूनल देखा रेंट कंट्रोल एक्ट में, उनकी बात कर रहे हैं। तो पहला पैरामीटर इन्होंने क्या बोला कि वो जो क्रिएट होनी चाहिए एंटिटी, वो अंडर स्टैट्यूट होनी चाहिए। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। फिर इन्होंने दूसरी बात क्या बोली कि वो जो स्टैट्यूट में क्रिएट हुई है ना, उसके पास क्या होनी चाहिए, डिस्क्रिशनरी पावर भी होनी चाहिए। सेकंड, उसके पास एक डिस्क्रिशनरी पावर होनी चाहिए। मतलब डिस्क्रिशनरी पावर कि वो जो डिसीजन ले रहा है ना, वो डिसीजन बाइंडिंग होना चाहिए। बाइंडिंग होना चाहिए मतलब उसकी बात, अगर उसने कोई डिसीजन लिया है तो वो हमारे ऊपर बाइंड करेगा, वो हमको बाइंडिंग ऑन पीपल। और तीसरा इन्होंने बोला कि जो भी काम करे तो वो स्टेट फंक्शन होना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। वो स्टेट का फंक्शन होना चाहिए। स्टेट का फंक्शन मतलब कि लार्ज पब्लिक पर वो अप्लाई कर रहा है। अब
बात यहाँ पे चैलेंज क्या हुआ था? चैलेंज हुआ था ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये राजस्थान का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है ये स्टेट है कि नहीं है। तो यहाँ पे ये तीन पैरामीटर्स देखे गए। पहली चीज तो ये कि जो बोर्ड था ये एक स्टैट्यूट से ही क्रिएटेड था। डिस्क्रिशनरी पावर, अगर इन्होंने कोई फाइन इम्पोज किया, लेट सपोज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने आपके पास एक बिल भेज दिया और कहा कि आपके ऊपर 50,000 रुपए का फाइन लगता है, तो 50,000 का फाइन आपके ऊपर बाइंडिंग है या नहीं है? ऐसा तो नहीं है ना कि आप उसको इग्नोर कर दोगे, कह रहे हो अरे हटो। आप नहीं कर सकते हो अनटिल अनलेस कि वो आर्बिट्री नहीं हुआ। ठीक है, तो आप कोर्ट जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन यस, दैट फाइन इज बाइंडिंग ऑन यू, उन्होंने एज अ पनिशमेंट दिया। एंड ऑफ कोर्स जो बोर्ड काम कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी का वो लार्ज पब्लिक पर अप्लाई कर रहा है, तो इट इज अ काइंड ऑफ स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो इन तीन पैरामीटर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर जो ये तीन पैरामीटर को क्वालिफाई करेगा तो फिर वो एंटिटी क्या कहलाएगी? अदर अथॉरिटी कहलाएगी, और वो अंडर टर्म स्टेट में आ जाएगी। ठीक है, अब ये काफी लंबे टाइम तक इसी पैरामीटर पर यही जज किया गया कि ये एंटिटी अदर अथॉरिटी में आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, तो दिस इज द इम्पोर्टेंट जजमेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जजमेंट। लिख लिया आपने तीनों पॉइंट्स इसके, तीनों टेस्ट? ठीक है, मैं यहाँ पे ये सारी चीज हटा रही हूँ स्क्रीन से। फिर इसके बाद क्या आया? इसके बाद कई एक आए डिसीजन, इसके बाद आया एक आया प्रज्ञा, प्रज्ञा टूल कॉरपोरेशन वर्सेस सी ए इमैनुअल। इमैनुअल, हाँ 1969 का केस था। अब यहाँ पे चैलेंज क्या हुआ था कि ये जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, क्या ये स्टेट है? क्या ये अदर अथॉरिटीज में आएंगे? बताओ आप, आरएसईबी को अप्लाई करके बताओ, क्या गवर्नमेंट कंपनी अदर अथॉरिटीज में आएंगी? यस मैम, आएगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनी जो है कैसे बनती है? हमारा आरएसईबी का पहला टेस्ट क्या था? मस्ट बी क्रिएटेड आउट ऑफ स्टैट्यूट। स्टैट्यूट। तो हमें क्या देखना है, क्या ये गवर्नमेंट कंपनी स्टैट्यूट पे क्रिएट हुई है? एनी आइडिया कि गवर्नमेंट कंपनी कैसे बनती है? नो आइडिया, इसीलिए ऐसा आंसर आया। गवर्नमेंट कंपनी जो होती है ये रजिस्टर होती है, ये रजिस्टर होती है। इसका सेक्शन तो मैं भूल गई हूँ, एनी कंपनीज एक्ट का सेक्शन है, भूल गई यार। सेक्शन 600 में, 500 में सेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है क्या? इट इज नॉट अ, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस हियर। बट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी कैसे बनती है? गवर्नमेंट कंपनी रजिस्टर होती है कंपनी रजिस्ट्रार के अंदर, एज गवर्नमेंट कंपनी, एज गवर्नमेंट कंपनी। अगर मान लो आज मैं चाहूं तो मैं एक गवर्नमेंट कंपनी को रजिस्टर करा सकती हूँ कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर। हाँ, उसकी जो बेसिक एलिजिबिलिटी है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होना जरूरी है। ठीक है, तो द मियर फैक्ट दैट गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट लिखा हुआ है, तो वो अदर अथॉरिटी में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू आरएसईबी इट इज इंपॉर्टेंट दैट एंटिटी मस्ट बी क्रिएटेड अंडर स्टैट्यूट, लेकिन यहाँ पे जो एंटिटी है वो एक अम्ब्रेला स्टैट्यूट में जाके रजिस्टर हुई है, किसी स्टैट्यूट से क्रिएट नहीं हुई है। लाइकवाइज गवर्नमेंट कंपनी इज नॉट अ स्टेट and will not come under other authority. ठीक है, क्लियर? प्रज्ञा टूल कॉरपोरेशन। फिर आपका आया सुखदेव सिंह,
सुखदेव सिंह वर्सेस भगत भगत राम। दिस वाज केस ऑफ 1975। और इसी के साथ इसमें तो चैलेंज हुआ था LIC और आपका ONGC और आपका IFC, इंडियन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ये तीनों चैलेंज हुए थे कि स्टेट में आएंगे या नहीं आएंगे, तो वही RSEB को अप्लाई करके इन्होंने कहा कि दीज आर नॉट स्टेट। तो आप इतना ही ध्यान रखो, क्योंकि वो पूछ सकते हैं LIC ONGC किसमें नॉट स्टेट डिक्लेयर किया गया था। फिर इसी के साथ एक और सेम डे एक और केस आया था, दैट वाज सबाजीत तिवारी, सबाजीत तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये सब लीडिंग केसेस हैं 1975। ये भी ये सेम डे आया था, जिस दिन ये आया था ना सुखदेव सिंह, उसी दिन सबाजी तिवारी भी आया था। और यहां पर चैलेंज हुआ था CISR। CISR की फुल फॉर्म एक मिनट बताती हूँ। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, CISR। यहां पर भी RSEB को अप्लाई किया गया और कहा कि इट इज नॉट स्टेट। लेकिन यहां पर एक स्टार मार्क करना, क्योंकि इसको आगे भी किसी और केस में डिस्कस किया गया। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे RSEB को अप्लाई किया गया 1975 तक। कब आया था RSEB? 1967 में, और अब 1975 आ चुका है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कितने 8 साल निकल चुके हैं। और अभी तक RSEB को ही हम फॉलो कर रहे थे। फाइन, और अभी तक उसको फॉलो करते हुए हमने डिसाइड किया कि ये एंटिटी जो है वो स्टेट है या नहीं है, मतलब वो अदर अथॉरिटी में आ रही है कि नहीं। शुड आई रिमूव ऑल दिस? अब जो हमारा नेक्स्ट केस आया, दिस इज लैंडमार्क केस, क्योंकि यहां से कुछ चीजें चेंज हुई। और ये केस है आपका अजय हासिया। ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब। ये आपका आया 1981 का। तो आप ये देखो 1967 से 1981 आ चुका है। 1981 से पहले तक RSEB ही हम अप्लाई कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या हुआ ना, यहाँ पर फिर से यही बात आई कि ये फलानी एंटिटी जो है वो स्टेट है या नहीं है। यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि यार बहुत टाइम हो चुका है, हम ये देख रहे, क्योंकि क्या हुआ ना देखो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम की बात, और अब 1981 आ गया, यानी कि 1950 से 1981 31 साल निकल चुके हैं। तो पहले क्या होता था कि जो स्टेट था ना उसका काम बहुत ही गिना चुना था, क्योंकि उस टाइम पर क्या हो रहा था कि स्टेट कुछ कुछ चीजें ही देख रही थी, बाकी चीजें नहीं देख रही थी।
बाकी चीजें प्राइवेट लोग कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि सरकार ने चीजों में अपना हाथ डालना शुरू कर दिया जब वो इस काबिल हो गई। जैसे कि एयरलाइंस में आ गई, एयर इंडिया आ गया है ना, उसने अपनी एयर इंडिया निकाल दी। उसने अपनी क्या कहते हैं, रेलवे हो गया, एयर इंडिया हो गया, बहुत सारी चीजों में उसने अपना हाथ डालना शुरू कर दिया। टेलीविजन में आ गई, दूरदर्शन हो गया, है ना। तो क्या हुआ कि अब स्टेट जो है अपना काम और ज्यादा करने लग गई। और जब स्टेट काम ज्यादा करने लग गई तो फिर उसका दायरा भी बढ़ा। तो अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि कोई भी एंटिटी अगर किसी स्टैट्यूट में लिखी हुई है, ये फलाना बोर्ड, ये फलाना ट्रिब्यूनल, ये फलाना स्पेशल कोर्ट, तो वो क्या है आपका, स्टेट हो गया, अदर अथॉरिटी हो गया। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि हम जो ये देख रहे हैं ना कि हाउ हाउ एंटिटी इज क्रिएटेड, ये चेंज होना चाहिए, दिस शुड बी चेंज। बल्कि हमें ये देखना चाहिए व्हाट एंटिटी इज डूइंग। ये ऐसे क्यों चलने लगे, मेरा पेन अभी तक तो सही चल रहा था। व्हाट एंटिटी इज डूइंग, अगर ये स्टेट फंक्शन कर रहा है तो फिर वो एंटिटी क्या होनी चाहिए, स्टेट होनी चाहिए। अगर स्टेट फंक्शन नहीं हो रहा है तो वो स्टेट नहीं होनी चाहिए। तो यहां से दायरा थोड़ा चेंज हुआ। ठीक है, अब जैसे अगर मान लो कि मैंने और आपने मिलके, कुछ लोगों ने मिलके एक सोसाइटी बनाई। ठीक है, सोसाइटी को रजिस्टर कहाँ कराते हैं, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में करवा लेते हैं। ठीक है, 15-16 लोग मिलके, 7-8 जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इतने लोग मिलके एक सोसाइटी बना लेते हैं और हम सारे काम कर रहे हैं। अब अगर मान लो कि हम स्टेट फंक्शन कर रहे हैं मिलके, लेकिन हम तो एक अम्ब्रेला स्टैट्यूट में क्रिएट हुए हैं, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर। तो फिर अकॉर्डिंग टू आरएसईबी वी आर नॉट अदर अथॉरिटी, लेकिन वी आर फंक्शनिंग स्टेट, वी आर डूइंग स्टेट फंक्शन। तो अजय हासिया ने बोला, केस में ये बोला गया, ऑल्दो शायद यहाँ पर भी आरएसईबी ही लगाया गया था, लेकिन यहाँ पर नहीं, नहीं, यहाँ पर बोला था, यहाँ पर स्टेट फंक्शनिंग की बात हुई थी। लेकिन इन्होंने ना बहुत सारे टेस्ट दिए थे, और वो टेस्ट जो है ना अपने आप में कॉन्क्रीट नहीं थे। समझ रहे हो, इन्होंने स्टेट फंक्शनिंग की तो बात कर दी थी। जैसे कि हमारा 3 ईयर रूल का जो जजमेंट है, तो 3 ईयर रूल जजमेंट तो दे दिया इन्होंने, लेकिन उसके बहुत सारे रेपरकशंस भी हैं जिसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। तो सेम विद द अजय हास्य, इन्होंने कहा तो सही स्टेट फंक्शनिंग, लेकिन स्टेट फंक्शनिंग को प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया इन्होंने। ठीक है, तो यहां से अजय हास्य पे स्टार मार्क करना आरएसईबी के बाद। ठीक है, इसके बाद आया, जो मेजर केस आया वो आपका प्रदीप कुमार विश्वास आया, जिसमें जो है प्रॉपर क्लैरिफिकेशन किया गया इस केस में रिगार्डिंग द स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट केस है आपका प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस, आपका क्या है ये, यूनियन ऑफ इंडिया, नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, केमिकल बायोलॉजी। दिस वाज केस ऑफ 2002। प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी 2002। यहां पर इन्होंने स्टेट फंक्शनिंग की बात करी और इन्होंने स्टेट फंक्शन को समझाया। इन्होंने कहा कि भाई कोई भी अदर अथॉरिटी तब माना जाएगा, स्टेट फंक्शनिंग का मतलब इन्होंने बोला कि जो फंक्शनल कंट्रोल है वो सरकार के पास है, फंक्शनल कंट्रोल।
फाइनेंशियल कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। ये तीनों अगर स्टेट के पास हैं तो फिर वो क्या कहलाई जाएगी? वो अदर अथॉरिटी कहलाई जाएगी। फंक्शनल कंट्रोल, फंक्शनल कंट्रोल हो गया जैसे कि क्या ये काम जो है वो आपकी जनरल पब्लिक के लिए किए कर रही है कि नहीं कर रही। जैसे कि रोड बनवाना हो गया, है ना, कहीं पर फ्लाईओवर बनवाना हो गया। लेकिन पर से ये नहीं है रोड बनवाना फ्लाईओवर, क्योंकि अब प्राइवेटाइजेशन पे देखो। अब अभी तक तो ये प्रदीप कुमार विश्वास से ही हम आज भी गवर्न होते हैं। टिल नाउ वी आर गवर्न बाय द प्रदीप कुमार विश्वास, जो मैं समझा रही हूँ। आज भी हम यही अप्लाई करते हैं। लेकिन अब आप ये देखो कि चीजें फिर से चेंज हो रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने जिस चीजों में हाथ डाला था अब वो उन चीजों को दोबारा से छोड़ रही, मतलब अगेन प्राइवेटाइजेशन इज कमिंग। जैसे कि आप देखो एयरपोर्ट जो है अभी अदानी को दे दिया उसने, कितना बड़ा अपना एयरपोर्ट बनाया। रेलवे में कितनी रेल्स ऐसी आ गई हैं जो अब प्राइवेट कंपनीज बना रही हैं इंस्टेड ऑफ सरकार बना रही है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि अगेन सरकार जो है वो खुद का जो होल्ड लेके आ रही थी अब वो प्राइवेटाइजेशन पे बढ़ रही है। तो उसका इम्पैक्ट हो सकता है लेटर स्टेज पर अगेन स्टेट की डेफिनेशन पे पड़े। लेकिन फिलहाल वी आर गवर्न बाय द प्रदीप कुमार बिस्वाल। तो फंक्शनल कंट्रोल मतलब कि भाई वो क्या काम कर रही है। फाइनेंशियल कंट्रोल मतलब कि क्या सरकार पैसा दे रही है, पैसा देना, और फिर वो जो लेखा जोखा भी ले रही है कि भाई कहाँ कितना पैसा खर्च हुआ, उसका ब्यौरा भी वो मांग रही है। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कि भाई कितने, इज इट सरकार हु इज डिसाइडिंग कि इस पर इतने सरकारी लोग एम्प्लॉयड रहेंगे, इतने बाहर के भी रह सकते हैं, कितने सरकार के लोग हैं, किसको अपॉइंट करना है, किसको निकालना है, किसको रखना है, किन टर्म्स पे रखना है। अगर ये सारा कंट्रोल भी सरकार के पास है तो फिर वो अदर अथॉरिटी ही कहलाएगा। तो मतलब यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ उसके क्रिएशन की नहीं है, दैट फलानी एंटिटी इज क्रिएटेड बाय आउट ऑफ स्टैट्यूट तो हम उसको अदर अथॉरिटी कह दें। ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्कोप बढ़ चुका है। यहाँ पर हम फंक्शन भी देख रहे हैं, यहाँ पर हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी देख रहे हैं, हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी देख रहे हैं। जब ये सारी चीजें अप्लाई हो जाती है किसी एंटिटी पर तो हम ये कह सकते हैं दैट दैट अथॉरिटी इज अदर अथॉरिटी एंड विल कम अंडर दी आपके व्हाट अदर अथॉरिटी। और इस केस में जो हमारा वो सबाजीत तिवारी वाला केस था जिसमें हमने CISR को बोला था कि नॉट अदर अथॉरिटी, उस केस को बोला गया कि भाई सीआर, यहाँ पर इस केस में कहा कि CISR जो है वो अदर अथॉरिटी है। तो CISR के लिए आप दोनों याद रखोगे। क्या था वो, सबाजीत तिवारी में बोला गया था कि ये अदर अथॉरिटी नहीं है, लेकिन प्रदीप कुमार विश्वास केस में कहा गया कि ये अदर अथॉरिटी है बाय अप्लाइंग दिस टेस्ट। ठीक है, अदर अथॉरिटी क्लियर है। हम्म। तो टिल नाउ वी आर गवर्नड बाय प्रदीप कुमार विश्वास। आज भी हम इसी से गवर्न होते हैं। तो यहाँ पे जो मेजर केस केस की अगर अपन बात करें तो एक तो RSEB वाला आपका केस हो गया, वो मेजर है, अजय हासिया एंड दिस प्रदीप कुमार विश्वास। और एक आध केस में आपको एक्स्ट्रा भी बता सकती हूँ। एक तो आपका BCCI पूछ लेते हैं कि क्या BCCI अदर स्टेट है। NCERT क्या अदर स्टेट है, तो उसके केस के नाम आप लिख सकते हो। NCERT के लिए है, के लिए पूछा गया था कि अदर अथॉरिटी है या नहीं, तो इसका है आपका चंद्र मोहन खन्ना। चंद्र मोहन खन्ना वर्सेस NCERT। ये आपका 1992 का केस है।
ठीक है, और बीसीसीआई के लिए भी पूछ लेते हैं, इसके केस का नाम भी लिख लीजिए। इसमें कहा गया था कि ये नहीं है स्टेट, दिस इज नॉट अ स्टेट। ठीक है, बीसीसीआई के लिए क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन वर्सेस नहीं ऑफ बिहार, क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन ऑफ बिहार वर्सेस बीसीसीआई। दिस वाज केस ऑफ 2015। यहाँ पर भी बोला था कि बीसीसीआई इज नॉट अ स्टेट। बीसीसीआई एक अपनी इंडिविजुअल एसोसिएशन है, जिसका गवर्नमेंट का कोई भी ना तो फंक्शनल, फाइनेंशियल, ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, कुछ भी नहीं। इट इज नॉट गवर्नमेंट हु डिसाइड एनीथिंग। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द अदर अथॉरिटी। अभी बात आती है लोकल अथॉरिटी की। ठीक है, लोकल लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन। ये कहाँ डिफाइन है? जब कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं होती है तो फिर हम कहाँ जाते हैं? वी गो टू जनरल क्लॉज एक्ट। ठीक है, तो इसके सेक्शन 3 के क्लॉज 31 में लोकल अथॉरिटी डिफाइन है। ठीक है, ये सेक्शन नंबर याद रखेंगे, लोकल अथॉरिटी। और ये आपका जनरल क्लॉज है, सेक्शन 3 क्लॉज 31, जनरल क्लॉज। ठीक है, जनरल क्लॉज है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, यहाँ पर आप एक आध केस के नाम लिख लो बस, दैट इज परफेक्ट। एक तो है आपका कलकत्ता स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। कल कलकत्ता स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, वेस्ट बंगाल, 1996। यहाँ पे कोर्ट ने कहा था दैट कॉरपोरेशन इज नॉट लोकल अथॉरिटी। सेकंड केस का नाम आप लोग लीजिए, कमला मिल्स वर्सेस बॉम्बे। 1965। जो मैंने अदर अथॉरिटी में आपको दिया है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी याद रखिएगा केसेस के। ठीक है, यहाँ पर इस केस में कहा कि क्वसाई जुडिशियल बॉडी जो होती है आपकी, क्वसाई जुडिशियल बॉडी जो है, अब यहाँ पे देखो दो एस्पेक्ट है। एक जो क्वसाई जुडिशियल बॉडी है आपकी, जैसे ट्रिब्यूनल्स वगैरह जो होते हैं, अभी अगर मान लो कि उन्होंने किसी लॉ को गलत इंटरप्रेट किया है और केस को डिसाइड किया है। ठीक है, अभी जैसे अगर अपन बात करें, जैसे हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया था जिसमें अपन ने रेप केस में डिसाइड किया था, है ना, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि सिंस देयर वाज नो एक्चुअल पेनेट्रेशन, तो वो रेप नहीं हुआ था ना। जिसमें हमने कहा था कि वो गलत किया है, गलत इंटरप्रेट किया है लॉ को, हाई कोर्ट ने गलत लॉ को इंटरप्रेट किया था। तो लाइक वाइज क्वासी जुडिशियल बॉडी भी किसी लॉ को गलत इंटरप्रेट करके गलत डिसीजन दे सकती है। तो वहां पर तो हम नहीं कहेंगे दैट फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, आर नॉट, हम ये बात नहीं कहेंगे।
लेकिन अगर मान लीजिए कि अदरवाइज इन्होंने बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन जाके कोई भी एक्शन लिया है, मतलब कोई ऐसा केस डिसाइड किया जहाँ की इनका जुरिस्डिक्शन भी नहीं बनता है, ठीक है, और वहां से कोई नेचुरल राइट्स आपके वॉयलेट हो रहे हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ भाई इन्होंने फंडामेंटल राइट को वायोलेट किया। यहाँ पर दो एस्पेक्ट्स में बात करी गई। पर से नहीं कहेंगे कि कोसाई मतलब कोसाई जुडिशियल बॉडी का क्या काम, केस को डिसाइड करना। ना केस को डिसाइड करने में हो सकता है कि किसी लॉ को गलत इंटरप्रेट कर लिया हो, तो कोई बात नहीं, दे आर वर्क, दे आर वट एवर दे आर डूइंग इट इन देयर जुरिस्डिक्शन, एंड इफ एनी पर्सन इज फाइंडिंग देमसेल्फ अग्रीव्ड, तो अदर रेमेडीज अवेलेबल है, अपील में जाना, रिवीजन में जाना, वो सब अवेलेबल है, तो वहां चले जाओ। तो वहां हम नहीं कहेंगे कि फंडामेंटल राइट वायलेट किया, बट अदरवाइज अगर मान लो कि उठा के कोई भी केस भी आपके ट्रिब्यूनल का नहीं भी बनता है, फिर भी आपने उठा के उसको डिसाइड कर दिया है, या फिर आपने किसी ऐसे प्रोसीजर को अप्लाई किया जो प्रोसीजर इज नॉट यू नो कहीं डिफाइंड ही नहीं है, दिया हुआ ही नहीं है, देयर वी कैन से दैट फंडामेंटल राइट्स आर वायलेट। फाइन। तो ये केस का नाम याद रखेंगे आप। So this was all about the Article 12 जो मैंने आपको अभी बताया। अदर अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी में ये सेक्शन का नाम ये सेक्शन याद रखना, जनरल क्लॉज एक्ट का। ये दो केस मैंने आपको बता दिए हैं, और बाकी अदर अथॉरिटी के जो जजमेंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्लियर कर दूं ये सब। मैं पूरा नहीं होगा। ये क्या हुआ? छह तो पूरे में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी आर्टिकल 12। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 13 पे। आर्टिकल 13 के बारे में आपको क्या पता है, क्या कह रहा है आर्टिकल 13? हम्म। मैम इसमें है कि जो भी लॉ अगर बनाया है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन से इनकंसिस्टेंट होगा तो उसको वॉइड मानेंगे। और उसमें जो जुडिशियल रिव्यू की भी बात की गई है, अगर कोई ऐसा लॉ बनाया भी जाता है तो उसको देखेंगे अपन। हम्म। तो यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है लॉज की। फंडामेंटल राइट का इंपॉर्टेंस हम देख चुके हैं, राइट। फंडामेंटल राइट किसको अवेलेबल है, हमने ये भी देख लिया। किसके अगेंस्ट में अवेलेबल है, हमने ये भी देख लिया। फाइन। अब बात आती है लॉज की। लॉज, ऐसे लॉज जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन थे, लॉज ऐसे भी जो कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि बिफोर 1950, इसकी बात हो रही है आफ्टर 1950। ठीक है। प्री कॉन्स्टिट्यूशन से हमें दो डॉक्ट्राइन्स मिलती हैं, दोनों डॉक्ट्राइन्स को याद रखेंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। ठीक है। क्लॉज 1 जो है, यानी कि 13 का जो क्लॉज 1 है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। 13 का जो क्लॉज 2 है वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब ये हो गया कि 1950 से पहले भी तो बहुत सारे लॉज थे जो अप्लाइड थे। ये लॉ किसने बनाए थे? ये सारे लॉ जो है वो ब्रिटिशर्स ने बनवाए बनाए।
ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे कानून थे, देखो उस टाइम पर हमें कानून बना था, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ही देखें तो 2 साल लग गए थे हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही बनाने में ऑलमोस्ट। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपना बनाया, अब देश को खाली कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा भी तो बहुत सारे कानून चाहिए। अब हमारे पास 2 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन ये था कि भाई हम बैठ के सारे कानून फिर से बनाए खुद से, और एक स्मार्ट वर्क वाला था। और हमारे जो उस टाइम के मेकर्स थे, लॉ मेकर्स थे, दे डिड द स्मार्ट वर्क। इन्होंने बोला कि भाई जो कानून ब्रिटिशर्स ने बनाए हैं, अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से कंसिस्टेंट हैं, तो फिर हम दोबारा उन्हें क्यों बनाए, इन्हीं को हम अपने ऊपर अप्लाई कर लेते। वाई टू डू द हार्ड वर्क, बेटर टू डू द स्मार्ट वर्क। तो उन्होंने बोला कि भाई जो कानून, अच्छा फिल्टर क्या लगाया इन्होंने, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फिल्टर नहीं लगाया, उन्होंने फिल्टर लगाया फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट मान लो एक छन्नी है, चाय छानते हो, पत्ती ऊपर रह जाती, चाय नीचे आ जाती है ना। तो इन्होंने भी फिल्टर लगा दिया, चाय की छन्नी बना दी फंडामेंटल राइट की। तो जो कानून फंडामेंटल राइट के साथ कंसिस्टेंट है वो तो प्याली में आ गए, चाय की प्याली में हमारे पास पीने के लिए। लेकिन जो लॉज इससे कंसिस्टेंट नहीं थे, वो उन्हें हमने हटा दिया। ठीक है। तो फंडामेंटल राइट वाज द फिल्टर। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1950 से पहले के जो कानून थे जो फंडामेंटल राइट से कंसिस्टेंट थे, उनको बोला आ जाओ इधर हमारे पास, और जो कंसिस्टेंट नहीं थे उनको बोला कि अब तुम पीछे। फाइन। क्लॉज 2 ये कहता है कि 1950 के बाद भी तो बहुत सारे कानून बने, आज भी तो कानून बने। अगर हम आज भी देखें तो हमने अभी 2024 में आपका बीएनएसएस, बीएनएस, बीएसए आया है, न्यू क्रिमिनल लॉज आए। तो ये क्या है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, और इनके लिए भी फंडामेंटल राइट क्या है, फिल्टर है। यानी कि जो भी कानून बनेगा, इट इज इम्पोर्टेंट दैट दे शुड बी कंसिस्टेंट टू दी फंडामेंटल राइट। इफ दे आर कंसिस्टेंट, then they are constitutional. If they are not consistent, they are said to be unconstitutional. जैसे अभी अगर हमने यूजीसी देखा, तो यूजीसी में कोर्ट ने कहा कि भाई आर्टिकल 14 जो है वो वायलेट हो रहा है, तो ये क्या है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है। तो जो भी कानून बनेंगे वो फंडामेंटल राइट को भैया ध्यान में रखते हुए बनेंगे। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट बेसिक राइट है, और ये किसी भी सिटीजन या पर्सन जिसको भी अवेलेबल है, उनकी इंडिविजुअल डिग्निटी के लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी इंडिविजुअल ग्रोथ, उनके वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, और इनको हम सिक्योर, हमें इन एनी एट एनी कॉस्ट सिक्योर करते हुए चलना है। अब आप इस बात को समझ सकते हो, राइट? क्लियर यहाँ पे? आवाज आ रही है? ठीक है। तो ये हो गए। अब बात यहाँ पर एक और भी आती है, एक काम करते डॉक्ट्राइन्स को डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या होता है? मैं अभी जो आपने बताया वही है। वही है एग्जैक्टली जो हमने फिल्टर कर दिया, ये 1950 है, जो यहाँ पे फंडामेंटल राइट लगा दिए, और एक ये हमारे आ गए। तो जो यहाँ रह गए वो पीछे रह गए, क्योंकि ये क्या थे, इनकंसिस्टेंट थे, और जो कंसिस्टेंट थे वो हमारे पास आ गए, हमारे पास अप्लाई है। दिस इज व्हाट इज सेड टू बी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। एक्लिप्स क्या है? पर मैं एक्लिप्स में पता कि ये जो लॉज होते प्रॉपर खत्म नहीं होते, बस उसमें एक तरह से जो चांद होता है छुपा देता है उन चीजों को, ग्रहण लग जाता है, तो उस टाइप से कोई चीज थी। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। अब ये जो प्री, आपके ये इसकी बात कर रहे हैं, इन्हीं का जो इनकंसिस्टेंट थे ना, जो पीछे रह गए कहानी में, हमारे पास जो आ गए वो तो हमारे ऊपर अप्लाई है। अब जैसे आईपीसी था हमारा, ठीक है ना, तो कब का था, 1960 का था। 1960 का कहाँ हो गया, 18 का था ना ये तो। कब का था, 18,
मिट क्यों नहीं रहा? 1860। ये हट ही नहीं रहा। ये छोड़ो, 1860 का था ना। हाँ। अब ये हमारे पास आ गया था, हमारे ऊपर आज तक अप्लाई था, 2024 से पहले तक हमारे ऊपर एप्लीकेबल था, ये यहाँ आ गया। लेकिन हो सकता इसके कुछ कानून जो थे वो पीछे ही रह गए। तो ये सिर्फ और सिर्फ ना, यहाँ पर एक शैडो लग गया उनके ऊपर। अभी अगर मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, अभी आप ये न्यू क्रिमिनल लॉ को भूल जाओ फॉर एन एग्जाम्पल, आईपीसी का लेट सपोज सेक्शन जो था 512, आईपीसी में कितने सेक्शन थे? 511 थे। लेकिन 512वां जो सेक्शन था वो पीछे ही रह गया था यहाँ पर। तो इसके ऊपर एक शैडो लग गई, ग्रहण आ गया इसके ऊपर। अभी अगर मान लो कि न्यू क्रिमिनल लॉ नहीं आए थे लेकिन आईपीसी में कुछ अमेंडमेंट किए, और उस अमेंडमेंट की वजह से इफेक्ट क्या हुआ कि ये वाला जो कानून था ना, ये कंसिस्टेंट हो गया, ये कंसिस्टेंट हो गया टू फंडामेंटल राइट। तो अभी ये जो है ना, ये रिवाइव हो जाएगा, दिस विल रिवाइव। 512 क्या हो जाएगा? ये रिवाइव हो जाएगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, इन शॉर्ट, ये जो हमारा 511वां 12वां सेक्शन था आईपीसी का, जिसको हमने पीछे छोड़ दिया था क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट था फंडामेंटल राइट से, ये मरा नहीं है, ये जिंदा है, ये जिंदा है, बस ये हमने इसको पीछे छोड़ दिया है कि तुम पीछे रहो। देखते हैं कभी फ्यूचर में अमेंडमेंट होगा, तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम्हें बुला लेंगे। ना लेट सपोज आईपीसी में 2024 में हमने एक अमेंडमेंट किया जिसकी वजह से 512 का वो फंडामेंटल राइट से कंसिस्टेंट हो गया इन एनी सर्कमस्टांस, तो हम उसको बोलेंगे चलो आ जाओ तुम, तुम्हारा टर्न आ गया, यू आर रिवाइव नाउ। ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज सेड टू बी द डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। समझ में आया? इफ यू वांट टू राइट एनी पॉइंट यू कैन राइट इट, और इसके केसेस के नाम भी लिख लो जो भी इन पर अप्लाई हो रहे हैं। सेवरेबिलिटी के लिए आप लिख सकते हो आरएमडीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आरएमडीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिस इज द केस ऑफ 1957। ये आपका सेवरेबिलिटी पे है। और एक्लिप्स के लिए आप लिख लो बीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, बीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1955। ठीक है। एक एक्लिप्स पे और लिख लो, मैं ऐसा ही लिख रही हूँ। महेंद्र लाल जैन, महेंद्र लाल जैन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, दिस इज अ केस ऑफ 1963। यहां पर कोर्ट ने कहा था कि जो एक्लिप्स है ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे ही अप्लाई होता है, पोस्ट पर नहीं होता। दिस इज ओनली फॉर द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल। फाइन। तो ये तो हमारा क्लॉज 1 और क्लॉज 2 का डिस्कशन था, लेकिन यहां पर एक्सप्लेनेशन में हमें दो टर्म्स दिए हुए हैं। ठीक है। एक टर्म है आपका लॉ, और एक है टर्म आपका लॉ इन फोर्स। ये समझना इंपॉर्टेंट। टर्म लॉ, लॉ में कौन कौन आता है? लॉ में भाई एक लेजिस्लेचर कानून बना रही है, ऑर्डिनरी लॉ, एक आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लेजिस्लेचर जो कानून बना रही है वो फंडामेंटल राइट से कंसिस्टेंट होने चाहिए, है ना। अभी हमने देखा कि बीएसए बीएनएसएस
ये जो बनाए ये फंडामेंटल राइट से कंसिस्टेंट होनी चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, एक जैसे हमने जीएसटी का प्रोविजन डाल दिया, ऐड कर दिया उसमें हमने, है ना, और भी कुछ है, तो क्या उनपे भी फंडामेंटल राइट का फिल्टर लगाए या नहीं लगाए। दूसरा आता है आपके पर्सनल लॉज, कस्टम्स, क्योंकि जो भी चीज टर्म लॉ के अंदर आएगी वो फंडामेंटल राइट से कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। तो कौन कौन से कानून ऐसे हैं जो टर्म लॉ के अंदर आते हैं, ये हमें समझना पड़ेगा, एंड दिस इज द बिग डिस्कशन जिस पे सेवरल आपको जजमेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, फॉर द पर्सनल लॉ ऑल्सो, फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ठीक है, अब इसको अपन लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में पूरा एक बढ़िया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, मजेदार भी है, कुछ सारे जजमेंट्स भी मिलेंगे हमको। आज की क्लास में कुछ पूछना है तुमको? क्लियर है? ऑल क्लियर? गुड।